Okay, so let us start with a new topic. Name of the topic is complex number. Now, see first point. Number of the type a plus ib is called complex numbers, where what is I? I is square root of -1. तो अगर मेरा I square root of -1 है, तो what will be the value of I square? Sorry, what will be the value of I square? What is -1. -1? What is I cube? -1. Minus I. What is I raised to 4? 1. 1. Correct? So इसका मतलब ये हुआ कि I raised to 5, I raised to 9, I raised to 13. ये सबका वैल्यू क्या होगा? -I. सोचो. अच्छा, I raised to 5, I raised to 9, I raised to 13. सर I. I होगा. तो ये सब कौन से कैटेगरी के नंबर है? I raised to 4n plus 1, correct? Multiple of 4 plus 1. Now I square, I raised to 6, I raised to 10, I raised to 14. ये सबका वैल्यू क्या होगा? -1. -1. ये सब कौन से कैटेगरी के नंबर है? I raised to 4n plus 2. Then I cube, I raised to 7, I raised to 11, I raised to 15. ये सबका वैल्यू क्या होगा? -I. ये सब कौन से कैटेगरी के नंबर है? I raised to 4n plus 3, I raised to 4, I raised to 8, I raised to 12, I raised to 16. ये सबका वैल्यू क्या होगा? 1. तो ये क्या है? I raised to 4n कैटेगरी के नंबर्स, करेक्ट? तो नोट नंबर 1 अपने को क्या पता चलता है कि अगर I raised to मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो आंसर 1 है. I raised to मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 है तो आंसर I है. I raised to मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 है तो आंसर -1 है. I raised to मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 है तो आंसर -I. क्लियर? तो अगर किसी ने क्वेश्चन दिया फाइंड I raised to 1 2 3 4, क्या आएगा आंसर? -I. माइनस I. -1. क्यों? Sorry, -1. हाँ, ये I raised to 1 2 3 2 प्लस 2 है ना, ये मल्टीपल ऑफ 4 है. सो I raised to 4n प्लस 2 कैटेगरी नंबर है, आंसर -1. अगर ऐसा दिया तो I raised to 55,779. ये -I. हाँ, ये क्या होगा? I raised to 4n plus 3 कैटेगरी नंबर, सो -I. अगर ऐसा दिया तो I raised to -12371. सर I. इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1/I raised to 12371. सो ये 1/ बेसिकली I raised to 12368 प्लस 3 है, तो 1/I cube होगा. सो 1/I cube, I cube is -I.
Now multiply and divide by I. So it will be I upon minus I square. I square is -1. So I upon minus of -1. So I upon 1. So answer is I. So I raised to -12371 क्या होगा? I होगा. तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, -12376 माइनस सॉरी -12368 -3 वो 4 एंड हाँ वो भी चलेगा. वो भी चलेगा. अच्छा, anyone having any doubt till now? Okay, next. अगर मैं ऐसा बोलूं कि find I raised to 125 factorial, क्या आएगा आंसर? वन 125 factorial is 1. अब ये 1 कैसे आया? फैक्टोरियल सारे 4 के मल्टीपल होते हैं. 125 factorial is multiple of 4. हाँ वही 125 फैक्टोरियल. Correct? So 125 factorial is multiple of 4. Correct? Because 125 factorial को हम लोग क्या लिखेंगे? 125 into 124 into 123 and so on till 4 into 3 into 1. तो ये सब जो है वो सब 4 के मल्टीपल्स है. करेक्ट? ओके. फिर ये मेरा नोट नंबर 2. अगर सपोज मैं बोलूंगा कि आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस टू 4 प्लस आई रेस टू 5 क्या होगा एडिशन? -1 माइनस आई हाँ, प्लस 1. हाँ वही 0. क्या 0 होगा? तो -1 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई, तो आंसर 0. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आई रेस टू एन प्लस आई रेस टू एन प्लस 1 प्लस आई रेस टू एन प्लस 2 प्लस आई रेस टू एन प्लस 3 का एडिशन हमेशा 0 होगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं आई रेस टू एन कॉमन निकालता हूं तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब बचेगा. सो आई रेस टू एन इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 आई क्यूब माइनस आई. सो आई रेस टू एन इंटू 0 आएगा 0. क्लियर? तो इसके ऊपर से अपने को क्या सीखने को मिलता है? ये आई को क्या बोलेंगे हम? आई को बोलेंगे आयोटा. व्हाट इज आई? आई इज आयोटा. सो कैन आई से कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर के आयोटा का पावर ऑलवेज 0 होगा. आयोटा के पावर का एडिशन. करेक्ट? अगर मैं बोलूं 100, 101, 102, 103 ये सब आयोटा के पावर्स है, सबको ऐड करो, क्या आएगा आंसर? बोलो. 0. 0. करेक्ट? एनी डाउट? ओके. तो अगर मैं तुम लोग को बोलूं, अच्छा इधर लिख देंगे हम कि if powers of iota is 4 consecutive number, then addition is 0. करेक्ट? चलो नेक्स्ट वन. अगर मैं तुम लोग को बोलूंगा कि क्वेश्चन है सपोज फाइंड आई रेस टू 5 प्लस आई रेस टू 6 प्लस आई रेस टू 7 टिल आई रेस टू 512, क्या आएगा आंसर?
What will be the answer? Solution. ये क्या है? I raised to 5, I raised to 6, I raised to 7, I raised to 8. इसका एक पैर बनेगा. ऐसे पैर बनते बनते किधर तक जाएगा? I raised to 509, 510, 511 and 512. तो ये 0 है. 0 plus 0 plus 0 ऐसे करके 0 ही आएगा. तो आंसर इज 0. करेक्ट. नेक्स्ट वन. अगर मैं बोलूंगा फाइंड i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब से लेके i रेस टू 99, तो क्या होगा आंसर? सिर्फ आई रेस टू 96 तक पैर बनेंगे चार के. आंसर क्या होगा? हाँ एक मिनट. एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करोगे स्क्रॉल ऊपर. फर्स्ट पेज पे. हाँ अच्छा, फर्स्ट पेज पे लेके आओ. ओके. क्या होगा आंसर? -1. -1. करेक्ट. बिकॉज i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस टू 4 से लेके क्या होगा? आई रेस टू 96, सॉरी 97 प्लस 98 प्लस 99 प्लस आई रेस टू 100. ये सब मल्टीपल है, बट अपने पास आई रेस टू 100 नहीं है. तो मैं क्या करता हूँ? माइनस आई रेस टू 100 कर देता हूँ. तो इधर से इधर तक ये क्या है? हाउ मेनी टाइम्स 0? 0 प्लस 0 प्लस 0 कितनी बार? 25 टाइम्स. माइनस आई रेस टू 100. तो ये 0 माइनस व्हाट इज आई रेस टू 100? 1. -1. सो मेरा आंसर क्या होगा? +1 होगा कि नहीं? सोचो जरा. सर हाँ, सर मैंने 96 तक लिया, फिर 95 99 वो 4n+1 4n+2 4n+3 फॉर्मेट के है. तो करेक्ट. एक आए एक माइनस आए तो वो कैंसिल हो गया और बचा हुआ 4n+2 था तो वो -1 हुआ ना. हाँ, -1 आएगा. इधर क्या मिस्टेक हुआ है वो ढूंढो. अगर i raised to 100 + 1 होता है ना. आई रेस टू 100 + 1 है ना. सर आई रेस टू 4n का आई रेस टू 100 क्या है? +1. -1 रेस टू +1 है. कैसे आया वो +1? आई रेस टू 25 टाइम्स 4. करेक्ट. सो ये -1. करेक्ट. बढ़े आगे. ओके. अगर मैंने तुम लोग को ये बोला कि फाइंड सपोज समेशन ऑफ r is equal to 1 to 25 of I raised to r factorial, क्या होगा आंसर? सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज पे जाओगे? क्या हुआ? प्रीवियस पेज पर जाओगे एक सेकंड के लिए?
थैंक यू सर। अच्छा, तो इसका आंसर आई आएगा। Wrong. Now see, this is I raised to 1 एक factorial. मिनट और दोगे, एक मिनट और। Okay. सर I-2 आ रहा है आंसर। I minus I-2। I minus 2 नहीं, देखो I raised to 1 factorial plus I raised to 2 factorial plus I raised to 3 factorial plus I raised to 4 factorial से लेके किधर तक जाएगा I raised to 25 फैक्टोरियल। वो 4 फैक्टोरियल से लेके सब 4 का मल्टीपल है तो वो 1 ही होगा। हाँ, तो ये I raised to 1 factorial मतलब I raised to 2 factorial मतलब I square, I raised to 3 factorial मतलब I raised to 6, और ये I raised to 4 से लेके आगे तब सब 1 है। 1 plus 1 plus 1, how many times? 22 टाइम्स। 22 times. तो ये क्या है? I minus 1 plus 22. So I minus 2 plus 22, I plus 20 आएगा। ये 22 कितना हो गया? हाँ, I plus 20. सर वो 1 कैसे आया 22 टाइम्स? I raised to 4 factorial क्या होता है? 4 factorial multiple of 4 होता है ना, तो I raised to multiple of 4 क्या? 1. 5 factorial भी multiple of 4 होगा। हाँ सर यार। थर्ड नोट, अगर मैं ऐसा बोलूं कि if z is equal to a plus ib and a and b belongs to real number, इधर ध्यान रखना a और b दोनों क्या है? रियल नंबर है, then a is called real part of z and b is called imaginary part of z. तो इसका मतलब कोई पूछेगा रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो खाली a है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, तो खाली b है। एक चीज हमेशा याद रखना। अच्छा, तुम लोग को किसी ने बोला कि z is equal to 3 minus 2i, what is real part? 3 3. what is imaginary part? -2। हाँ, तो इमेजिनरी पार्ट भी एक रियल नंबर ही है ना? करेक्ट। सो इमेजिनरी पार्ट इज रियल नंबर, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स को पूछते तो वो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि -2i रियल पार्ट है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है। दैट इज रॉन्ग। -2i इमेजिनरी पार्ट नहीं है, खाली -2 इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों रियल नंबर ही होता है। अगर मैंने पूछा z is equal to 7i, तो इसका रियल पार्ट क्या है? 0 0, एंड इमेजिनरी पार्ट 7 +7। अगर मैंने बोला z is equal to 9, तो इसका रियल पार्ट क्या है? 9 9। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 0। अगर मैंने बोला z is equal to a plus 7i, then what is imaginary part of z? 7 7 रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज ए भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है ना? करेक्ट। अगर a का वैल्यू 2 + 3i हुआ, 7 + a/i, अगर a का वैल्यू 2 + 3i हुआ, तब z क्या बनेगा? 2 + 10i। तो इधर ये केस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या बन गया? 10। बराबर। ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया है वो स्टेटमेंट राइट कभी होगा? जब मेंशन किया हो कि a बिलोंग्स टू r। हाँ, अगर मेंशन किया है कि a रियल नंबर है,
तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 7 आएगा, करेक्ट? So in this case, if a belongs to real number, then imaginary part of z will be 7. सर अगर ऐसा बोला हो कि a is imaginary as well, तो फिर जो उसका imaginary part होगा वो 7 plus a upon i होगा ना? 7 plus a upon i. i, बट कुछ बोला नहीं है ना। हाँ, अगर ऐसा बोला है कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी मतलब, अच्छा ये नंबर को क्या बोलते हैं? Purely imaginary. प्योरली इमेजिनरी। जिसका रियल पार्ट 0 दैट इज प्योरली इमेजिनरी, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 दैट इज प्योरली रियल, करेक्ट? तो अगर इधर ऐसा बोला है तुमको कि a इज प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या? a बिलोंग टू xi, a इज इक्वल टू xi होगा। हेलो, a क्या होगा? xi। xi, हाँ. हाँ, तो मैं i कॉमन लूंगे, x प्लस 7 मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा, बराबर? समझ रहा है अर्णव? Yes sir. चलो आगे बढ़ते हैं। नोट, नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट? वो पॉजिटिव इंटीजर किसका सबसेट होता है? होल नंबर का। होल नंबर का सबसेट क्या होता है? इंटीजर। किसका सबसेट होता है? इंटीजर। इंटीजर किसका सबसेट होता है? Real numbers. रैशनल का। Rational numbers. रैशनल किसका सबसेट होता है? रियल का। और रियल किसका सबसेट होता है? कॉम्प्लेक्स का। किसका? तो ये जो सी है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। So all numbers are complex numbers. क्या कॉम्प्लेक्स नंबर? मतलब सारे numbers complex होते हैं क्या? हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज रूट ऑफ ऑल द नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में से दो नंबर्स निकलते हैं, दैट इज रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। मतलब रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स होगा या तो रियल माइनस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स होगा, करेक्ट? इनफैक्ट खाली रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अगर मैं बोलूं z इज इक्वल टू 2, तो दिस इज सेम एज 2 प्लस 0i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या डेफिनेशन होता है कि जो नंबर को हम लोग a प्लस बी आई के फॉर्म में लिख सके वो सब कॉम्प्लेक्स है। समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूं z इज इक्वल टू 3i, तो इसका मतलब क्या है? 0 प्लस 3i, तो ये भी मैंने a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इन शॉर्ट फर्क क्या है कि ये जो है ना ये प्योरली रियल नंबर है और ये जो है ना वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, करेक्ट? अभी रियल नंबर में से दो नंबर्स निकलते हैं, कौन से? रैशनल एंड इरैशनल। रियल रैशनल नंबर तो तुम लोग को मालूम होगा कि जो हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके या तो जो रिकरिंग डेसिमल हो उसको रैशनल बोलते हैं। P by Q will be Q not equal to 0. हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, Non-recurring decimal. एंड नॉन रिकरिंग, करेक्ट? तो ये इरेशनल। रैशनल नंबर के दो पार्ट्स बनते हैं, कौन से? इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर स्ट्रिक्टली 0 होता है वो इंटीजर होता है। For one. फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर 1 नहीं होता। तो फ्रैक्शन में भी तीन कैटेगरी बनता है, कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, फॉर एग्जांपल 3/7। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, फॉर एग्जांपल 11/3। और मिक्स्ड तो तुम लोग ऐसे लिखते होंगे स्कूल में, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंटीजर के हमेशा दो पार्ट बनते हैं, कौन से दो पार्ट है इंटीजर के?
पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड होल नंबर, नेगेटिव नहीं बोल सकते, होल नंबर में किधर जीरो भी जाएगा? आता है। पॉजिटिव इंटीजर तो एंड नॉन होल नेगेटिव नॉन पॉजिटिव बोल सकते हैं क्या? जीरो नहीं जा, किधर जाएगा? हाँ, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं, हम्म। बट फिर जीरो किधर लिखोगे? दोनों जगह पे लिखना पड़ेगा। हाँ वो 2 बार आ जाएगा। होल नंबर में आएगा जीरो एंड तो फिर वी कैन राइट इट लाइक दिस ना, नेगेटिव नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव। इंटीजर को पॉजिटिव एंड नॉन नॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ, या तो नेगेटिव ने नॉन नेगेटिव। सर एक डाउट था सर बोलो, आपने, डाउट था करके चुप नहीं होने का, डायरेक्ट बोलने का। हाँ सर वो आपने पॉजिटिव इंटीजर लिखा, नेगेटिव इंटीजर आया ही नहीं उधर। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव इंटीजर आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। हाँ अभी पॉजिटिव इंटीजर का दो पार्ट, क्या इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो ये सब पूरा का पूरा ट्री है, उसका बेस क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। तो आई प्लस क्या क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन टिल ये जाएगा एंड तक। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3। 0 1 2 3 एंड ये जाएगा एंड तक। इंटीजर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, -2 -1 हाँ 0 1 2 एंड सो ऑन। फिर रियल नंबर क्या होगा? माइनस -∞ इंफिनिटी टू टू इंफिनिटी। +∞। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? एक ऑल रियल नंबर्स आर इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स अच्छा। with imaginary part 0। as 0। रिफर करो एक बार शांति से। तो कॉम्प्लेक्स का फिर इंटरवल क्या लिखेंगे हम? हाँ बोलो। सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंटरवल क्या होगा फिर? कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटरवल वो भी -∞ से +∞ होगा, अच्छा। क्योंकि वो प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। तो -2i -3i -2.5i हाँ वो भी उसमें चलेगा। रियल नंबर्स आ जाते हैं, करेक्ट। हाँ। यस जानवी, कोई डाउट? जानवी क्षीर सागर। सर तो फिर रियल नंबर्स का इंटरवल शुड बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस आई ना, आई मतलब इमेजिनरी नंबर्स। हाँ, तो रियल में माइनस, कभी माइनस क्या करना पड़ता है? जब भी उसमें इंक्लूड हो, तो रियल में आई इंक्लूड होगा ही नहीं ना, तो सब्ट्रैक्ट करने का सवाल ही नहीं। ठीक है। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन, फोर्थ पॉइंट। complex plane or it is also called as Argand's plane। तो अगर, अच्छा, करस्पॉन्डिंग, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। करस्पॉन्डिंग टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, let us say z is equal to alpha plus I beta, where alpha and beta belongs to real number, we can uniquely locate alpha comma beta on a two-dimensional plane, correct? Called complex plane or Argand's plane। उसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, मतलब जिसको हम यूजुअली एक्स एक्सिस बोलते हैं, उस दैट इज नाउ रियल एक्सिस, एंड जो वर्टिकल एक्सिस जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, दैट इज नाउ इमेजिनरी एक्सिस। तो सपोज अपने पास
एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस आई बीटा। तो अल्फा कॉमा बीटा क्या होगा, एक पॉइंट इधर होगा, करेक्ट। अगर अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है। दूसरा चीज, ये अभी एक्स एक्सिस नहीं है, ये रियल एक्सिस है, और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मत लिखना, जैसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा मतलब दिस इज नो मोर अर्गान्स डायग्राम, करेक्ट। देन दैट विल बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्फा प्लस आई बीटा रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। तो इसमें अगर मैं इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसा, तो ये डिस्टेंस क्या है, बीटा। ये बीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, अल्फा। अल्फा रियल क्या पार्ट ऑफ z। है, रियल पार्ट ऑफ z, करेक्ट। तो बेसिकली कार्टेशियन नहीं है अभी ये। क्या हुआ बेसिकली, तो वो कार्टेशियन नहीं है ना, एक्स और वाई नहीं है अभी। एक्स ऑन वाई नहीं है, वो कार्टेशियन प्लेन नहीं है, दिस इज अर्गान्स हाँ। प्लेन। ओ, ओरिजिन से मैं ये पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है ओपी, दैट इज कॉल्ड मॉड z, मतलब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है वो, वैल्यू मॉड्यूलस। अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हाँ आयोटा बीटा स्क्वायर। हाँ, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पाइथागोरस से अपने को क्या मिलेगा, मॉड अंडर z रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये जो एंगल है, ये एंगल दैट इज थीटा। क्लियर है इतना चीज, तो इसका स्लोप वगैरह नहीं निकालने वो पूछेंगे ना। सब आएगा। अभी ये जो मैंने लिखा इतना समझा, यस। क्लियर। अभी ये डायग्राम में मॉड्यूलस क्या है, मॉड z क्या है और थीटा क्या है, वो हम लोग देखते पॉइंट वाइज। अच्छा तुम लोग ये रिफर कर लो 2 मिनट, कोई डाउट है तो पूछो। चलो फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड। मॉड्यूलस बोलते या तो मैग्नीट्यूड बोलते। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is denoted as mod z, correct, and it is the distance किधर से किधर तक, origin to the point हाँ on the ऑफ, Argand plane. करेक्ट, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, करेक्ट। तो mod z is equal to distance of OP, so that is equal to under root of alpha square plus beta square। तो इसका मतलब ये हो गया ना, अल्फा क्या है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस Imaginary इमेजिनरी part of पार्ट z ऑफ का z square. का स्क्वायर, करेक्ट। एंड mod z हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। समझा ये इतना, mod z। Yes. इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और Magnitude. Magnitude. मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, ये जो थीटा है, थीटा मतलब एम्पलीट्यूड या तो आर्ग्यूमेंट। इसको थीटा को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं।
सो आर्ग्यूमेंट पहले तो देख लो, आर्ग्यूमेंट और दोनों का थोड़ा मतलब अलग अलग है, तो हम लोग देखेंगे। तो आर्ग्यूमेंट इज द एंगल मेड बाय, अच्छा ये जो मैंने डॉटेड येलो कलर का लाइन बना है उसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस वेक्टर। तो आर्ग्यूमेंट इज द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर of corresponding point with positive direction of रियल एक्सिस, real axis। मतलब टुवर्ड्स राइट। हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। एंड अभी आर्ग्यूमेंट, अच्छा कोई सपोज ये मेरा एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो मैं, कोई पूछेगा आर्ग्यूमेंट क्या है, तो मैं 30 बोल सकता हूँ, करेक्ट। अच्छा मैं एक सर्कल घूम के आया और वापस इसके ऊपर आया तो कितना हो जाएगा? 360। 390। अच्छा, 390 हो जाएगा, करेक्ट। मैं एक सर्कल घूम के वापस उसके ऊपर आया तो 390 हो जाएगा। फिर मैं दूसरा सर्कल घूम के वापस उसके ऊपर आया तो क्या आएगा? 780, कितना? 750 750, सॉरी 750। 750। तो इसका मतलब 30 डिग्री, 390 डिग्री, 750 डिग्री, ये सब, ये येलो लाइन है ना, तो सबके सब मेरे आर्ग्यूमेंट हो गए, समझ रहे हैं? सबके सब मेरे आर्ग्यूमेंट हो गए। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि वो जगह पे आना चाहिए, तुम लोग कितने भी बार घूम के आओ, चाहे मन करे तो एक भी बार ना घूमो, या तो एक सर्कल पूरा लगा के उसके ऊपर आओ, या 2 सर्कल लगा के उसके ऊपर आओ, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। लेकिन एम्पलीट्यूड में ऐसा नहीं होता। तो एंड एम्पलीट्यूड इज प्रिंसिपल वैल्यू of argument which is taken in minus pi to pi, ये ओपन और ये क्लोज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्या है, माइनस पाई टू पाई, मतलब -180 टू +180, तो -0 to 90 मतलब इधर फोर्थ क्वाड्रेंट, -90 to -180 मतलब इधर। तो अगर मेरा पॉइंट फोर्थ एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मेरा एम्पलीट्यूड हमेशा नेगेटिव आएगा, समझा कि नहीं? और अगर मेरा पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो मैं एंगल को कैसे लूंगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर से लेके इधर तक। तो मेरे को बताओ कि 180 डिग्री कौन से साइड से कवर होता है, ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से। ऊपर से कवर होता है। क्यों? क्योंकि इधर पाई के ऊपर मैंने क्लोज्ड लगाया है, ठीक है। बोर्ड टेक्स्ट बुक में ये रॉन्ग दिया हुआ है, बट ये करेक्ट डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड हमेशा -180 से +180 के बीच में लाई करता है, करेक्ट। वापस एक बार, एम्पलीट्यूड किधर से किधर के बीच में लाई करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ओपन -180 टू क्लोज्ड 180। ओपन -180 टू क्लोज्ड 180। और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलना पूछा है हाँ, तुम तो लोग एंगल बोल विद सकते हो, पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो तुम लोग बोल सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड में 2n पाई ऐड कर दो, समझ रहे हैं? हाँ, वेर n बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, या तो एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो उसमें तुम लोग 360, 720 ये सब ऐड करोगे तो वापस वही जगह पे आके खड़ा रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला z इज इक्वल टू 9 + √3i, तो इसका मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा? मैग्नीट्यूड विल बी फाइंड, √84। एक मिनट, मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट, इसको मैं 9 की जगह पे 3 कर देता हूं, तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा थोड़ा।
तो मॉड z क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9 Plus प्लस 3. 3 मतलब तो रूट root 3. 12 यूनिट्स। करेक्ट। अभी मेरे को आर्ग्यूमेंट बोला है, तो मैं पहले क्या ढूंढूंगा, एम्पलीट्यूड ढूंढूंगा। उसके भी पहले मैं क्या देखूंगा कि ये मेरा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मेरा आंसर का रेंज पहले ढूंढने का, किधर से किधर के बीच में आएगा, 0 से π/2. 0 से π/2। सेकेंड होगा तो π/2 से पाई। थर्ड होगा तो pi से 3 π/2. नहीं, इसके लिए मैंने बोला थर्ड होगा तो क्लॉकवाइज जाता है ना, माइनस π/2 से माइनस पाई। Hmm. समझा। इफ पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज्ड 0 टू क्लोज π/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड Closed π/2 से π/2 टू closed π. क्लोज्ड पाई। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा बिलोंग्स टू Closed minus π/2 से. माइनस पाई ओपन। Hmm. एक्चुअली मेरे को सब जगह पे इधर ओपन ही रखना चाहिए, क्योंकि क्लोज्ड मतलब एक्सिस पे होगा ना, दैट विल वो माना नहीं जाएगा कि क्वाड्रेंट में है। समझा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट हुआ तो क्या आएगा, 0 से माइनस π/2। करेक्ट। अगर मेरा पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो थीटा किधर होएगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 रेडियन। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो थीटा क्या होगा, Pi radian. पाई रेडियन। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो थीटा क्या होगा, π/2 radian. π/2 रेडियन। और नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो थीटा क्या होगा, Minus π/2 radian. माइनस π/2 रेडियन। करेक्ट। ये सब मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोग को एम्पलीट्यूड बता रहा हूं। आर्ग्यूमेंट ढूंढना है तो एम्पलीट्यूड में हम लोग क्या करेंगे, 2n pi ऐड करेंगे. प्लस 2n पाई ऐड कर देंगे। तो सर आर्ग्यूमेंट मतलब वो प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा था, एम्पलीट्यूड की आर्ग्यूमेंट. प्रिंसिपल वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड। अच्छा ठीक है. तो आर्ग्यूमेंट मतलब प्रिंसिपल वैल्यू में 2n पाई ऐड करो तो आर्ग्यूमेंट मिलेगा। ओके. तो इधर मेरे को बताओ कि एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होगा। तो इधर डायग्राम से पता चलता है कि इसमें tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बीटा बाय अल्फा. एडजेसेंट, मतलब बीटा अपॉन अल्फा। बीटा मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। करेक्ट। तो इधर थीटा क्या होगा, tan 1 by इनवर्स √3. ऑफ b/a, सो √3/3। तो क्या तो होगा ये tan इनवर्स 5/6 ऑफ रेडियन. 1/√3, मतलब एम्पलीट्यूड क्या आ गया, π/6 रेडियन आ गया। करेक्ट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, 5/6 plus 2n pi. π/6 प्लस 2n पाई। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि π/6 प्लस 2 पाई हो गया, या 5/6 तो plus 4 pi. π/6 प्लस 4 पाई हो गया। 5/6 plus 6 pi तो and so on. π/6 माइनस 2 पाई भी चलेगा, समझ रहे हैं ना। n belongs to integer है ना. हाँ, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझा। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट में, अपने को नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का रेंज क्या है, अगर मेरे को किसी स्टूडेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर नॉलेज टेस्ट करना है तो मेरा एक ही क्वेश्चन उसको रहेगा कि व्हाट इज रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z। अगर उसने बोला -π to पाई क्लोज्ड, अगर उसने मेरे को ये आंसर दे दिया तो मैं डायरेक्ट मान जाता हूं कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का सब फिट है। अगर ये वो आंसर नहीं दे पाया ना, मतलब मैं समझ गया कि इसको कुछ आगे आएगा ही नहीं। भले थियोरेटिकल नॉलेज कुछ भी होगा, लेकिन वो बच्चे ने एक कंसेप्ट बराबर समझा नहीं है तो उसको क्वेश्चन का आंसर आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं। एनी डाउट। सर आर्ग्यूमेंट में 2n पाई में n का वैल्यू 0 आ सकता है। आर्ग्यूमेंट में 2n पाई में n का वैल्यू 0 आ सकता है। हाँ, इंटीजर है ना, तो एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। एम्पलीट्यूड कैन बी आर्ग्यूमेंट। अगर n 0 हो गया तो एम्पलीट्यूड ही आर्ग्यूमेंट बनेगा ना। Sir, every amplitude is an argument, but every argument is not an amplitude. हाँ, डेफिनेटली।
चलो ये हो गया। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा पॉइंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि एक z है 2+3i, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - 3 है। हाँ 2 - 3i। ये थियोरेटिकल नॉलेज तो है अपने को, बट अभी हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली वो क्या है। वो क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, z मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, z बार, एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम z बाय, कैसे मिलता है, z में से z बार कैसे मिलता है? z में से z बार कैसे मिलता है? तो तुम लोग बोलोगे कि इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो, करेक्ट? हाँ वही। लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3i, z बार क्या होगा? 2 - 3 है। 2 - 3i। तो 2+3i कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। 2 - 3i, सेकंड। हाँ फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कहना इसे कि एंगल वो पॉजिटिव जो है नेगेटिव। वो एक्स एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन है, यस। नहीं रियल एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन। हाँ। तो इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रियल एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन लो तो उसका कॉन्जुगेट मिलेगा, नहीं समझा? हेलो, यस। क्लियर? तो सर मैं ये क्या तो ऐसा भी लिखूंगा? बोल सकते हैं ना कि जिसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे जो वैल्यूज आते हैं वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। करेक्ट, वो भी चल सकता है। सर तो आपने क्या बोला पहले नहीं समझा। मैं इधर लिखता हूं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम z बाय टेकिंग इट्स रिफ्लेक्शन इन रियल एक्सिस। जैसे अगर मेरे पास मेरा अर्गन्स प्लेन कुछ ऐसा है, इधर मेरे पॉइंट से पॉइंट P मतलब Z, ठीक है, तो इसका रियल एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या होगा, इधर होगा ये। तो ये जो मेरा पॉइंट Q है वो क्या होगा, Z बार होगा, करेक्ट? तो इसके ऊपर से अपने को क्या पता चला कि इधर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होता है, ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होता है, इवन ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है, करेक्ट? मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ। एम्पलीट्यूड बोला तो ऊपर वाला पॉजिटिव एंगल होगा, नीचे वाला नेगेटिव एंगल होगा, बट मैं अभी खाली एंगल की बात कर रहा हूँ। और डेफिनेटली ये क्या होगा, 90 डिग्री, करेक्ट? तो अगर z है मेरा a+ib, where definitely a and b belongs to real number, तो z बार क्या होगा, a-ib, करेक्ट? अगर मैं बोलता हूं कि मेरा z है 3+4i, then what is z बार? 3 - 4i। अगर मैं बोलूं z है मेरा 7i, तो what is z बार? -7 -7i। अगर मैं बोलूं z इज इक्वल टू 4i+3, देन व्हाट विल बी z बार? -4i+3। -4i+3। करेक्ट? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में 4i-3 लिखते हैं। तो 4i-3 उसका कॉन्जुगेट नहीं है, क्योंकि 4i+3 का एक्स एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन 4i-3 नहीं होगा, समझ रहे हैं? वो y एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन है। हाँ, z इज इक्वल टू 80 है, तो व्हाट इज z बार? 80 ही होगा, क्योंकि 80 मतलब क्या, 80 + 0i, तो 80 + 0i किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा।
तो जो पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन भी वही पॉइंट आएगा ना। हाँ। अगर मैं बोलूं z इज इक्वल टू -3i, तो व्हाट इज z बार? 3i। +3i। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नहीं। अच्छा मेरे को बताओ कि ये अगर z 3+4i है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5 मैग्नीट्यूड 5 √9 + 16 5। z बार का क्या होगा मैग्नीट्यूड? उसका भी 5 होगा। उसका भी 5 होगा, क्योंकि तो इधर तुम लोग मैग्नीट्यूड तो सेम डायग्राम होना में ही देख चाहिए। सकते हो कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है ना, करेक्ट? Yes. तो इसके ऊपर से अपने को नोट नंबर 1 क्या मिला? नोट नंबर 1 मिला कि z एंड z बार का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम होता है, करेक्ट? दूसरा नोट अपने को क्या सीखने को मिला? The mod of their thetas is equal. मॉड ऑफ, Mod of their amplitudes is equal. हाँ वो भी ठीक है। दूसरा चीज ये अपने को सीखने को मिला कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पे लाई करता है तो वो हमेशा प्योरली रियल होगा ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर। Yes. और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? Imaginary part 0 होगा। 0 होगा। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट भी सेम ही नंबर होगा ना। हाँ। तो अगर मैं बोलूं प्योरली रियल नंबर का एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0। या तो पाई, दो में से कोई भी एक हो सकता है, हाँ। करेक्ट? तो वही लिख लेते हैं, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर lies on real axis, then it is called purely real, and it will have imaginary part as 0, करेक्ट? उसी में for a purely real number z and z bar दोनों सेम होगा। एंड सेकेंड एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ प्योरली रियल नंबर is will be 0 रेडियन और पाई रेडियन। मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर किधर हो सकता है? या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, करेक्ट? अगर इधर हुआ तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होगा? 0 रेडियन। अगर इधर हुआ, ये सपोज z1 है और ये सपोज z2 है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z2 क्या होगा? पाई रेडियन। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझा। सर मतलब अगर पॉजिटिव एक्स पे पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है तो 0 और नेगेटिव उस पे है तो पाई। हाँ, इधर तो मैंने खाली प्योरली रियल बोला है ना, तो वो रियल हाँ। नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, करेक्ट? नोट नंबर 3, अभी हम लोगों ने एक्स एक्सिस के ऊपर लिखा तो वाई एक्सिस के ऊपर भी लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला नंबर प्योरली रियल नंबर है, तो वाई एक्सिस के ऊपर वाला नंबर क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर का रियल पार्ट क्या होगा? 0। 0। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट एग्जैक्ट सेम होगा ना? नहीं नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ, मतलब साइन चेंज हो जाएगा ना, हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होगा। साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हाँ। करेक्ट। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर lie on imaginary axis, then it is called purely imaginary, and it will have real part is equal to 0। मतलब वो इधर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है, करेक्ट? तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट पॉइंट, फॉर
प्योरली इमेजिनरी नंबर z बार इज इक्वल टू माइनस z होगा, एंड सेकंड एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होगा? amplitude of z will be plus pi by 2 और z bar का minus pi by 2. मतलब हाँ, पाई बाई 2 या तो माइनस पाई बाई 2। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये इसको इधर से नापते हैं, मतलब 3 पाई बाई 2 लिखते हैं। दैट इज रॉन्ग। एम्पलीट्यूड का रेंज ही नहीं है 270 तक जाने का, समझ रहा है? ठीक है, मैं 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट किया है कि एम्पलीट्यूड का रेंज क्या होता है, माइनस पाई से लेके प्लस पाई। pi. प्लस पाई क्लोज्ड होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा आगे। सर वो जो आपने अभी किया हो that was one of the arguments, right? हाँ, वो आर्ग्यूमेंट हो सकता है, हाँ. क्योंकि माइनस पाई बाई 2 में 2 पाई ऐड करो तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। करेक्ट। नोट नंबर 4। अच्छा, मैं तुम लोग को बोलूं कि जीरो जो है दैट इज 0 प्लस 0 आई ना, तो 0 प्लस 0 आई कौन सा नंबर है, प्योरली रियल की प्योरली इमेजिनरी? प्योरली रियल। क्यों प्योरली रियल? आई वाला पार्ट में 0 है ना। दिस इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। करेक्ट, जीरो दोनों है, प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी। अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड वही है वेर z इज इक्वल टू 0 इज अनडिफाइंड। समझ रहे हैं? हम लोग बोल नहीं सकते कि उसका आर्ग्यूमेंट क्या किधर लाई करेगा। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? सर नोट 5 नहीं समझा। जीरो मतलब किधर है, इधर है ना, ये पॉइंट ओरिजिन के ऊपर। हाँ तो उसका एक्स एक्सिस पे एंगल क्या बनेगा? सर डिफाइन ही नहीं है ना. डिफाइन ही नहीं है कुछ। वो किधर, कुछ कोई भी डायरेक्शन में आगे जाएगा तो वो रेडियस वेक्टर कुछ बनाएगा ना एंगल, इधर रेडियस वेक्टर ही नहीं है। Sir, so can we say that for amplitude and argument to be defined, there should be some magnitude for z. हाँ, रेडियस वेक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हाँ. ठीक है. चलो ये हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकंड पहले वाला पेज करो ना, उसका एंडिंग का करना था मेरे को। हाँ सर, नेक्स्ट पेज। हाँ, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं बोलूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए एंड बी दोनों 0? नहीं लिख सकता। सर एक कोई कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी भी हो सकता है ना. हाँ, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट? क्लियर? नहीं क्लियर है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी का माइनस स्क्वायर. ऑफ माइनस बी स्क्वायर। तो होगा ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ये है ए का स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। तो हमेशा याद रखना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। क्या हो गया? सर वो माइनस बी स्क्वायर को आई स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं?
आई स्क्वायर -1 ना, हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो इसका मतलब किसी ने बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस आई बी इक्वल टू 0 है, या तो ए माइनस आई बी इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू माइनस आई बी है, या तो ए इज इक्वल टू आई बी है। समझा? यस Yes. ये फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो इसका तो वही मतलब होता है कि आइदर a इक्वल टू 0, सॉरी, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। थर्ड, अगर मैंने बोला कि a अपॉन b इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होता है? A0 स्ट्रिक्टली a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू नॉन जीरो। करेक्ट? फोर्थ पॉइंट, अगर मैं तुम लोग को बोलूंगा कि 5 और 3 में कौन सा बड़ा नंबर है? सर 5। 5। बट अगर मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, उसमें बड़ा छोटा तुम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। मतलब तभी ये लॉजिक मत लगाना कि ओरिजिन से जो दूर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ओरिजिन से जो नजदीक है वो छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन शॉर्ट, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है वो बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है वो छोटा है। ये लॉजिक रॉन्ग है। करेक्ट? क्योंकि इनइक्वालिटी इज मीनिंगफुल फॉर रियल नंबर, not for non-real complex number. Correct? So inequality is meaningful only रियल नंबर्स। real number। सर तो फिर इनइक्वालिटी में माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी क्यों डालते हैं? इनइक्वालिटी में मैं बताता माइनस हूँ, इंफिनिटी। रियल नंबर नॉट फॉर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ। मतलब आया था। हाँ, दैट इज 5 और 3 में मैं बता सकता हूँ ये। बट अगर 5 प्लस 4i एंड 2 प्लस आई में अगर मैंने ये बड़ा किया तो ये रॉन्ग है। आई मीन ये रिजल्ट रॉन्ग है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। करेक्ट? क्लियर? अगर तुम लोग को किसी ने बोला 100 प्लस 100i और एक जगह पे 1 प्लस आई, तो कौन सा बड़ा होगा? सर नहीं बोल सकते। कोई भी It can बड़ा be नहीं हो said. सकता, कुछ भी नहीं बोल सकते। फिर फिफ्थ पॉइंट, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, two complex numbers, let us say z1 and z2 are said to be equal। अच्छा, इक्वल हो सकता है क्या? दो हाँ। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है उसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल। सेम है। नहीं, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ओह ओके। So if both have same real parts and same imaginary parts, so that is z1 is equal to z2। ये क्या इंप्लाई करेगा कि रियल पार्ट ऑफ z1 is same as real part of z2 and imaginary part of z1 is same as imaginary part of z2 and vice versa is also true। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम लोग को कुछ ऐसा मिला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को सेम है एंड फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को सेम है, इसका मतलब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्ट इक्वल है।
करेक्ट। तो इसके लिए मैंने लिखा वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अच्छा, अगर मैं तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया कि इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इफ अल्फा प्लस 3i इज इक्वल टू 7 प्लस आई बीटा, फाइंड अल्फा एंड बीटा, क्या आएगा? क्या आएगा? ये और ये सेम है, तो अल्फा इज इक्वल टू Alpha is equal to 7, beta is equal to 3. 7 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। Hmm. करेक्ट। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, हाँ, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि 3 minus 7 alpha I is equal to beta plus 9i, then find alpha and beta, क्या आएगा? Alpha is 9 by 7, beta is 3. रॉन्ग है वो। So, एक मिनट, sorry, sorry. Sir, alpha is minus 9 by 7 और हाँ, beta and 3. beta is 3. that is wrong। क्यों? बीटा 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इधर अपने को बोला नहीं है कि अल्फा एंड बीटा रियल है कि नहीं, इधर तो दे दिया था। अच्छा, हाँ, तो alpha beta can be imaginary also. अल्फा एंड बीटा इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है ना, समझा दोनों के बीच का फर्क? Yes. तो इधर बीटा 3 नहीं हो सकता बिकॉज हियर अल्फा एंड बीटा डज नॉट रियल नंबर, I mean it is not given that alpha and beta belongs to real number, correct? Hence we cannot compare. So for this there is no unique answer, इसके लिए कोई यूनिक आंसर नहीं है। क्यों यूनिक आंसर नहीं है? तो ये जो मेरा क्वेश्चन है उसके ऊपर से बीटा क्या होगा? कैन आई से 3 minus 7 alpha I minus 9i, करेक्ट? अगर मैं अल्फा की जगह पे 1 डालता हूं तो मेरा बीटा क्या आएगा? 3 minus 16. अगर अल्फा की जगह पे 0 डालता हूं तो मेरा बीटा क्या होगा? 3 minus 9i। अगर अल्फा की जगह पे -1 डालता हूं तो बीटा क्या आएगा? 3 plus 7i minus 2i 9i. एंड सो ऑन। मतलब कोई भी यूनिक आंसर नहीं है, करेक्ट? समझ रहे कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट कितना पॉइंट किया हम लोगों ने? 5 पॉइंट्स किया ना। अभी आगे जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। ये हमेशा लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो कभी लिख सकते हैं? When A and B belongs to R, A and B belongs to real number. नहीं, Real रॉन्ग है, number. रॉन्ग है। Sir, A and B was greater than equal to 0. हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 only if at least one of A and B is non-negative। दोनों में से एटलीस्ट एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसके लिए स्कूल में सपोज हम लोग करते थे ना 6 इज इक्वल टू -6 प्रूव करते थे, तो हम लोग को कोई कोई वो जो क्लास में टपोरी बच्चे होते हैं ना, वो सिखाते रॉन्ग मैथ्स, उल्टा गिनती पढ़ाते। तो फिर हम लोग सोच में पड़ जाते कि ये कैसे हो गया। वो लोग कैसे बताते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 into 9, तो वो लोग ऐसा बताते हैं दिस इज सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ -4 into -9, so this is square root of -4 into square root of -9,
तो फिर इसको लिखते हैं 6, स्क्वायर रूट ऑफ -4 को लिखते हैं 2i और स्क्वायर रूट ऑफ -9 को लिखते हैं 3i। मतलब ये 6 इज इक्वल टू 6i स्क्वायर। फिर बोलते हैं i स्क्वायर तो -1 है, तो 6 इज इक्वल टू -6 प्रूव कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें a और b दोनों नेगेटिव आ गया ना। इधर मैंने क्या लिखा है, ये ऐसे तभी ब्रेक कर सकते हैं जब भी एटलीस्ट एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, yes, दोनों पॉजिटिव चलेगा? दोनों पॉजिटिव हुआ तो ब्रेक कर सकते हैं ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन दोनों नेगेटिव हुआ तो ब्रेक नहीं कर सकते। करेक्ट। तो ये हो गया अपना 6th पॉइंट। 7th पॉइंट, एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर अपने को इधर z1 दिया है a प्लस आई बी एंड z2 दिया है c प्लस आई डी, वेर पहले से बता दिया है a b c एंड d चारों के चारों रियल नंबर है। तो z1 प्लस z2 क्या आएगा? A जब plus भी C plus iota into B plus D. हाँ, मतलब दो नंबर को ऐड करेंगे तो रियल रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। Imaginary part. हाँ, तो a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, तो क्या होगा a प्लस सी प्लस आई टाइम्स b प्लस d। करेक्ट। व्हाट इज z1 माइनस z2? तो A minus C plus B minus D into I. तो इधर क्या होगा a माइनस सी प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस d। करेक्ट। z1 इंटू z2 चाहिए, तो a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। जैसे हम लोग यूजुअली दो ब्रैकेट मैथ्स में अलजेब्रा में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही करना है। तो इधर क्या होगा a इंटू सी AC. प्लस आई डी प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। तो ये क्या होगा ए सी प्लस आई AD plus BC. प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। तो वो minus BD हो ये जाएगा. क्या होगा माइनस बी डी। तो ए सी माइनस बी डी रियल नंबर हो गया, और बीच में से हम लोग आई कॉमन लेंगे तो ए डी प्लस बी सी इमेजिनरी पार्ट हो गया। करेक्ट। अगर Yes. मेरे को चाहिए z1 अपॉन z2, तो ये क्या है a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। अभी इसको मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कैन आई से AC प्लस BD प्लस Plus BD minus AC. BC माइनस AD द होल अपॉन, अभी नीचे क्या होगा C स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। करेक्ट। तो आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो मैं डायरेक्ट C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखूं। हाँ. मेरा पेंसिल का चार्जिंग खत्म हो गया, तुम लोग 1-2 मिनट रिफर करो इसको। सर अगर ABCD रियल नहीं है तो ये कुछ मतलब डिफाइन ही नहीं होगा तो ना फिर कुछ. तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर हाँ. वी कैन नॉट ऐड। इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया कि a प्लस आई डी ए बी सी डी रियल नंबर। सर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा तभी कर सकते हैं जब उसके साथ जो मतलब कोएफिशिएंट लगता है वो रियल हो. यस, वो पता होना चाहिए तुम लोग को कि या तो दिया होना चाहिए कोई, या तो परफेक्ट नंबर दिया होना चाहिए, और अगर अल्फाबेटिकल टर्म्स में क्वेश्चन है तो बताना चाहिए कि ए बी सी डी रियल नंबर है। सो नीचे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा, अभी ये इंफॉर्मेशन पे आओ। z1 इंटू z2 क्या था, AC माइनस बी डी प्लस आई टाइम्स ए डी प्लस बी सी। तो z1 क्या था मेरे पास, व्हाट इज z1, a प्लस आई बी। व्हाट इज z2, c प्लस आई डी। व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z1,
A. What is real part of Z2? C. तो Z1 into Z2 क्या था? AC minus BD plus I times AD plus BC. इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 क्या है? AC minus BD. माइनस BD। AC minus BD. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 is same as real part of Z1 into real part of Z2. नहीं. नहीं बोल सकता, करेक्ट? तो AC minus BD is not equal to A into C, ऐसा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मेरे पास Z है A plus IB, तो Z बार क्या होगा? A minus IB, हाँ. where A and B belongs to real number है suppose, तो Z into Z बार क्या होगा? A square plus B square. हाँ, तो ये A plus IB into A minus IB, तो इसका मतलब A square minus IB the whole square, so that is A square minus I square B square, तो A square minus of minus B square, मतलब A square plus B square हुआ। लेकिन A square plus B square mod Z का स्क्वायर होता है ना, करेक्ट? तो हाँ. इसके ऊपर से अपने को क्या सीखने को मिला कि Mod कॉम्प्लेक्स Z is नंबर और the- उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। समझ रहा है? हाँ. So ये तो ऑब्वियस है बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है. हाँ, लेकिन ये जब भी प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे तभी इतना ऑब्वियस नहीं लगेगा, क्लिक ही नहीं होगा। Okay. ठीक है, अभी मैंने सीधा सीधा लिख दिया है Z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि हम लोग को कभी कभी Z बार की जगह पे मॉड Z का स्क्वायर डिवाइड बाय Z सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी ये याद ही नहीं आएगा। समझ रहा है? Yes. तो इसके ऊपर से मेरे को नोट नंबर 1, एक तो क्या मैं बता सकता हूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूं तो मेरे को 1 बाई Z मिलेगा, Yes. करेक्ट? तो ये याद रखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से क्या करूंगा मैं? Divide. डिवाइड करूंगा, तो मेरे को 1 बाई Z मिलेगा। तो इसका मतलब सपोज मेरे पास क्वेश्चन है कि 1/3 प्लस 4i, ठीक है? तो 1/3 प्लस 4i को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 माइनस 4i अपॉन 5. 9 स्क्वायर. प्लस 16, 25, 5 नहीं। 5 का स्क्वायर बोला. हाँ, तो मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहा है? Yes. तो अगर मेरा दूसरा क्वेश्चन है ऐसा 3 प्लस 4i इंटू 1 माइनस आई अपॉन 2 माइनस 3i, करो ये क्या होगा? ये मैंने आंसर को a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट किया है, 3/25 माइनस 4/25i, करेक्ट? तो वैसे ही इसको a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करो। सर 11 plus 23i upon 13. वेरी गुड। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस 3i प्लस 4i माइनस 4i स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3i, तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस आई प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 3i, मतलब ये हो गया 7 प्लस आई अपॉन 2 माइनस 3i। तो ये जो 1/2 माइनस 3i है उसको मैं क्या लिखूंगा?
2 plus 3i डिवाइडेड बाई 4 plus 9, करेक्ट। तो क्या होगा 14 minus 3 प्लस क्या हो जाएगा 23i डिवाइडेड बाई 13, तो क्या होगा 11 plus 23i डिवाइडेड बाई 13। मेक सेंस? समझ रहा है? एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। चलो नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ z 1 है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे? यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? z इज यूनिमॉड्यूलर। ठीक है, तो z डॉट z बार क्या हो जाएगा? एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर होता है ना, तो इसका मतलब z डॉट z बार क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कोई मतलब यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स कॉन्जुगेट। हेलो, इधर क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू 1 अपॉन z बार, या तो z बार इज इक्वल टू 1 अपॉन z, करेक्ट। सो देन z and z bar are reciprocal of each other provided, ये कभी पॉसिबल है? यूनिमॉड्यूलर। हाँ, क्या होगा? प्रोवाइडेड, यूनिमॉड्यूलर होगा सर। हाँ, z इज यूनिमॉड्यूलर। समझा इतना? तो इन जनरल अगर z1 अपॉन z2 क्या होगा? z1 क्या है? a प्लस आई बी। z2 क्या है? c प्लस आई डी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसका मतलब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए सी प्लस बी डी प्लस आई टाइम्स क्या होगा? बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर मैं पूछूंगा लेट 3 प्लस 4i अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन फाइंड x एंड y, करो तो क्या आएगा x और y का वैल्यू? क्या आएगा आंसर? Sir, x is 7/2 and y is -1/2. करेक्ट। तो इधर तुम लोग कर लोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट। डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, x इज 7/2 एंड y इज -1/2 मिला क्या? हाँ ओके। सर +1/2। सर सॉरी एक मिनट। करो बराबर, मैं नहीं कर रहा हूँ, करूँ मैं कि सर y +1/2।
प्लस minus 1/2 है पक्का? हाँ क्योंकि -3 है +4 है तो प्लस आए। मेरे को तो लगता है x माइनस हाफ होगा और y 7/2। हाँ सॉरी उल्टा उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी उल्टा बोल दिया, माय बैड, उल्टा है सॉरी, मतलब सिर्फ इंटरचेंज हो जाएगा। x माइनस हाफ एंड y 7/2 ना? हाँ ये करेक्ट है। x माइनस हाफ एंड y 7/2। ठीक है, तो बस हम लोग इधर कॉम्प्लेक्स नंबर को आज के लिए स्टॉप करते हैं। मैं नोट्स भेज रहा हूं, तुम लोग रिफर करना। यस चलो बाय बाय। सर एक Bye. सेकेंड Bye, sir. Thank you.